हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग फिर से सीडीपी का एक नेक्स्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का हम लोग सेट लेकर के आए हैं और आज हम लोग फिर से सीडीपी के जो है वो डिस्कस करने वाले हैं, है ना। तो ये हमारे आज भी हमने 30 क्वेश्चंस लिए हैं इसके सीडीपी के, है ना। तो चलिए हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोला जा रहा है कि शिक्षण का विकासात्मक परिप्रेक्ष्य शिक्षकों से यह मांग करता है कि वे क्या मांग करता है। तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है कि कठोर अनुशासन बनाए रखने वाले डैश बने क्योंकि बच्चे अक्सर प्रयोग जांच करते हैं, या फिर सेकेंड ऑप्शन दिया हुआ है विकासात्मक कारकों के ज्ञान के अनुसार अनुदेशन युक्तियों का अनुकलन करें, या फिर नेक्स्ट दिया हुआ है विभिन्न विकासात्मक अवस्था वाले बच्चों के साथ समान रूप से व्यवहार करें, या फिर नेक्स्ट इस प्रकार का अधिगम उपलब्ध कराए जिसका परिणाम केवल संज्ञानात्मक के क्षेत्र में हो। ये तो नहीं होगा, है ना। सेकंड भी नहीं, थर्ड भी नहीं होगा, तो इसका ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है शिक्षार्थी तब तक नहीं सीख सकते जब तक क्या नहीं कर सकते। पहला ऑप्शन दिया हुआ है उन्हें शिक्षा के सामाजिक उद्देश्यों की आवश्यकताओं के अनुरूप ना पढ़ाया जाए। तो जब तक उनके अनुरूप ना पढ़ाया जाए तब तक वे नहीं सीख सकते हैं। तो ये भी हो सकता है ना। नेक्स्ट देखते हैं उन्हें यह पता ना हो कि जो तथ्य उन्हें पढ़ाए गए हैं निकट भविष्य में उसका परीक्षण किया जाए। उसके बाद दिया हुआ है वे सीखने के लिए तैयार ना हो, या फिर दैनिक आधार पर घर में उनके माता पिता विद्यालय में उनके सीखने के विषय में नहीं पूछेंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है वो थर्ड जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि वे यहाँ बोला जा रहा है कि विद्यार्थी तब तक नहीं सीख सकते जब तक वे सीखने के लिए तैयार ना हो, यानी जब तक वे तैयार होंगे तभी वो कुछ सीख पाएंगे, अदरवाइज नहीं सीख पाएंगे। तो ऑप्शन नंबर थर्ड जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट दिया हुआ है थर्ड नंबर में बोला जा रहा है कि सामाजिक अधिगम का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस घटक पर बल देता है। तो यह किस घटक पर बल देता है, तो यह जो है पोषण के घटक पर को बल देता है। ऑप्शन नंबर सेकंड जो है इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट बोला जा रहा है मनोसामाजिक सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर बल देता है। तो यह किस पर बल देता है, तो यह जो है मुख्यतः पहला दिया हुआ है उद्दीपन का प्रतिक्रिया पर, या लिंगीय व प्रसूति स्तर पर, या फिर उद्यम के मुकाबले में हीनता स्तर पर, या फिर क्रिया प्रसूत अनुबंधन पर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर थर्ड जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 5 नंबर। इसमें बोला जा रहा है कि यह तथ्य कि बच्चों को सांस्कृतिक रूप से प्रासंगिक ज्ञान की आवश्यकता होती है निम्नलिखित में से किस व्यक्ति से संबंधित है। तो यह जो है किस व्यक्ति से संबंधित है, तो ये जो है लेव वाइगोत्स्की का स्टेटमेंट है ना। ऑप्शन नंबर 4 जो इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 6 नंबर में बोला जा रहा है कि आप एक शिक्षिका हैं या शिक्षक हैं के रूप में रैंकिंग और धमकाने के सख्त विरोधी हैं तथा इस संदर्भ में विद्यालय में पोस्टर लगवाते हैं तथा सीमित समिति बनवाते हैं। आपसे जुड़ने वाले किशोर जो इस विचार के दृढ़ विश्वासी हैं निम्नलिखित में से वे किस स्तर पर होंगे। तो वे किस स्तर पर होंगे ये पूछा जा रहा है कि अगर वे आप एक ग्रुप बनाते हैं और आपसे जुड़ना चाहते हैं तब, तो वे जो है मुख्यतः क्या होंगे, पारंपरिक होंगे, पूर्व पारंपरिक होंगे, या उत्तर पारंपरिक होंगे, या फिर सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने वाला। तो यह जो है उत्तर पारंपरिक होगा, है ना। ये बाद में बनेंगे, इसके लिए उत्तर पारंपरिक हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। ये बोल रहा है कि प्रगतिशील शिक्षा निम्नलिखित में से किस कथन से संबंधित है। तो किस कथन से संबंधित है प्रगतिशील शिक्षा। तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है शिक्षक सूचना और प्राधिकार से प्रवर्तक होते हैं। तो ये तो नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सेकंड बोला जा रहा है ज्ञान प्रत्यक्ष
अनुभव और सहयोग से उत्पन्न होता है। ये हो सकता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, अधिगम तथ्यों के एकत्रीकरण और कौशल में प्रवीणता के साथ सीधे मार्ग पर चलता है। तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 4 बोला जा रहा है, परीक्षा मानदंड संदर्भित और बाह्य होते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका जो है सेकंड जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बोला जा रहा है कि बहुपद्धति के सिद्धांत के संदर्भ में एयरफोर्स पायलट बनने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी बुद्धि की आवश्यकता है। तो कौन सी बुद्धि की आवश्यकता होगी? तो इसका पहला बोला जा रहा है अंतर्वैयक्तिक, दूसरा बोला जा रहा है भाषिक या फिर गतिक या फिर अंतर्वैयक्तिक। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, गतिक। नेक्स्ट बोला जा रहा है कि बुद्धि की स्पीयरमेंट परिभाषा में कारक जी है। तो क्या कारक जी जो है वो किसको डिनोट करता है? यह जो है वो सामान्य बुद्धि को डिनोट करता है ना। और एस से जो है स्पेशल इंटेलिजेंस को डिनोट करता है ना। तो ये आ सकता है ना। तो ये एक पूछा गया था, तो सेकंड ये भी आ सकता है कभी, है ना। तो नेक्स्ट है 10 नंबर, छिपी हुई वस्तुएं ढूंढ निकालना इस बात का संकेत है कि शिशु निम्नलिखित में से किस संज्ञानात्मक कार्य में दक्षता प्राप्त करने लगा है। तो वह किस में दक्षता प्राप्त करने लगता है? तो वह जो है वस्तु स्थायित्व में जो है वह दक्षता प्राप्त करने लगता है। नेक्स्ट एक देखते हैं। नेक्स्ट बोला जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा समाज में लिंग समानता का मानदंड हो सकता है। तो कौन सा हो सकता है? पहला ऑप्शन है विद्यालय में पुरुष और महिला शिक्षकों की संख्या की तुलना, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। दूसरा बोला जा रहा है कक्षा 12 में लड़कों और लड़कियों द्वारा समान संख्या में प्राप्त विशिष्ट योग्यता, ये भी नहीं होगा। थर्ड बोला जा रहा है कक्षा 12 तक पहुंचने वाले लड़कों और लड़कियों की संख्या की तुलना, या फिर नेक्स्ट है क्या छात्राओं को विद्यालय से बाहर आयोजित प्रतियोगिताओं में भाग लेने की अनुमति दी जाती है। ऑप्शन नंबर 4 तो बिल्कुल नहीं होगा, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर 3 जो है वो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बोला जा रहा है कि व्यक्तिगत अंतरों का ज्ञान शिक्षकों की मदद किसमें करता है। तो यह किसमें करता है? पहला ऑप्शन दिया हुआ है पिछड़े शिक्षार्थियों के साथ कठोर परिश्रम करने की निरर्थकता को समझने में, क्योंकि वे बाकी कक्षा के समान कभी नहीं हो सकते, है ना। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट है। सेकेंड स्टेटमेंट है कि व्यक्ति के अंतरों को शिक्षार्थियों की सफलता की स्वीकृति एवं उत्तरदायी ठहराने में, या फिर सभी शिक्षार्थियों को समान रूप से लाभ पहुंचाने के लिए अपनी प्रस्तुति शैली को एक रूप बनाने में, या फिर ऑप्शन नंबर 4 बोला जा रहा है सभी शिक्षार्थियों की व्यक्तिगत आवश्यकताओं को आकलन करने और उसके अनुरूप उन्हें पढ़ाने में। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि सीखने के लिए आकलन है। तो आकलन क्या है? तो इसका फर्स्ट स्टेटमेंट है, फर्स्ट ऑप्शन है अभिप्रेरणा को बढ़ावा देता है। दूसरा है अलग करने और रैंक देने के प्रयोजन के लिए किया जाता है, या फिर ग्रेस को पूरी तरह से महत्व देने पर बल देता है, या फिर विशिष्ट होता है और अपने आप में की गई आकलन गतिविधि है। तो ये तो नहीं होगा। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट जो है वो बिल्कुल करेक्ट होगा। यह जो है अभिप्रेरणा को बढ़ावा देता है ना, आकलन। 14 नंबर बोल रहा है कि विद्यालय आधारित आकलन है। तो विद्यालय आधारित आकलन क्या है? तो इसका फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है कि परिणामों की अपेक्षा परीक्षा तकनीकों पर केंद्रित है, या फिर क्या आकलित किया जाएगा इस पर शिक्षार्थियों को कम नियंत्रण प्रदान करता है। ये तो नहीं होगा। थर्ड बोला जा रहा है रचनात्मक प्रतिपुष्टि उपलब्ध कराते हुए सीखने में संवर्धन करना। जी हाँ, तो ऑप्शन नंबर इसका 3 जो है यही बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट जो है बोला जा रहा है 15 नंबर में बोला जा रहा है कि कक्षा में शिक्षार्थियों से कहा गया कि वे अपने समाज के लिए क्या कर सकते हैं। इससे दर्शाने के लिए एक नोटबुक में अपने कार्य की विविध शिल्पकृतियों को संयोजित करें। यह किस प्रकार की गतिविधि है? तो यह जो है किस प्रकार की गतिविधि होगी? निबंधात्मक आकलन, या फिर घटनावृत्ति अभिलेखन, या फिर समस्या समाधान आकलन, या फिर पोर्टफोलियो आकलन। तो यह जो है पोर्टफोलियो आकलन होगा। ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर बोला जा रहा है कि शिक्षार्थियों को सबसे कम प्रतिबंधित विद्यालय वातावरण रखने के माध्यम से विद्यालय क्या होगा? इसका फर्स्ट ऑप्शन बोला जा रहा है कि लड़कियों और अलाभान्वित वर्गों के लिए शैक्षिक अवसरों को समान करता है, या फिर दूसरा स्टेटमेंट है वंचित वर्ग के बच्चों के जीवन को सामान्य करता है, जो इन बच्चों के समुदायों और अभिभावकों के साथ विद्यालय के संबंध को बढ़ा रहा है ना। उसके बाद थर्ड स्टेटमेंट बोला जा रहा है कि विज्ञान मेला और प्रश्नोत्तरी जैसी गतिविधियों के अलाभान्वित वर्ग के बच्चों को भागीदार बनाता है। बिल्कुल नहीं, ये तो भागीदारी करने से तो इसका कुछ ना कुछ आउटपुट निकलेगा ही, है ना। फोर्थ बोला जा रहा है दूसरे बच्चों को संवेदनशील बनाता है कि वे अलाभान्वित बच्चों को दबाएं नहीं और उन्हें नीचा ना दिखाएं, है ना। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 बोला जा रहा है कि एकाग्रता समय के साथ मेल बैठाने के लिए एक दत्त कार्य को पूरा करने के लिए आवंटित समय को घटना और चरणबद्ध तरीके से इस एकाग्रता समय को बढ़ाना निम्नलिखित में से किस प्रकार के विकार से निपटने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो यह किसके लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो पहला ऑप्शन है आंतरकारी व्यवहार संबंधित विकार, या फिर डिस्फेसिया, या फिर संवेदी एकीकरण विकार, या फिर एकाग्रता हास्य अतिक्रियाशील विकार। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर। इसमें बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपागम अशांतकारी व्यवहार संबंधित विकार वाले बच्चों के साथ व्यवहार करने हेतु बच्चे को उसके आसपास के लोगों और सामाजिक संस्थाओं के साथ अंतःक्रिया करने का सुझाव देता है? तो कौन सा देता है? तो फर्स्ट ऑप्शन है मनोगत्यात्मक, या फिर पर्यावरणीय, या फिर जीव वैज्ञानिक, या फिर व्यवहारवादी। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 जो है या पर्यावरणीय जो है इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट दिया हुआ है कि रेंजूली प्रतिभाशाली की अपनी परिभाषा के लिए जाने जाते हैं। तो यह कौन सा स्तर का होगा? तो यह जो है त्रिवृत्तीय होगा। ऑप्शन नंबर इसका 3 जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बोला जा रहा है प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों के लिए क्या होना चाहिए? प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों के लिए तो फर्स्ट ऑप्शन है अभी क्षमता को कौशल के रूप में समझना सही है? जी नहीं। ऑप्शन नंबर 2 बोला जा रहा है प्रगति के निरीक्षण करने की आवश्यकता नहीं है। तो ये भी नहीं होगा। उसके बाद बोला जा रहा है कि शिक्षक को अनुकूलन करना चाहिए जिससे विद्यार्थियों में बदलाव आता है, या फिर शिक्षक को पहल करनी चाहिए और सामान्य समाधान में मुख्य भूमिका निभानी चाहिए। जी हाँ, तो इसका ऑप्शन नंबर 3 जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट है अधिगम नियोग्यता वाले बच्चों की प्रगति का निरीक्षण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति सबसे उपयुक्त है? तो कौन सी पद्धति सबसे उपयुक्त है? तो इसका फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है व्यक्तिक केस अध्ययन, है ना, केस अध्ययन किसी पार्टिकुलर व्यक्ति पे, या फिर दूसरा है घटनावृत्ति अभिलेख वास्तविक रिकॉर्ड, या फिर व्यवहार रेटिंग स्केल, या फिर संरचित व्यवहार परक अवलोकन। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं
नेक्स्ट है हमारा, अधिगम नियोग्यता वाले शिक्षार्थियों द्वारा एक पूर्ण और उत्पादक जीवन जीने के लिए के अवसरों को बढ़ाने का सबसे सही तरीका है। तो कौन सा सबसे सही तरीका है? तो फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है, इस तरह के शिक्षार्थियों की कमजोरियों पर ध्यान केंद्रित करना। जी नहीं। सेकेंड है, इस तरह के शिक्षार्थियों से उच्च अपेक्षाओं को बनाए रखना, या फिर विविध कौशलों और युक्तियों का शिक्षण करना जिससे सभी संदर्भों में लागू किया जा सके। जी हाँ, ऑप्शन नंबर इसका थर्ड जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 23 नंबर। इसमें बोला जा रहा है कि वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के अनुसार क्या है? तो यह बोला जा रहा है फर्स्ट ऑप्शन कि सांस्कृतिक और भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। दूसरा बोला जा रहा है बच्चे अलग क्षेत्र में चिंतन करते हैं और वे पूर्ण परिप्रेक्ष्य नहीं लेते, तो ये तो नहीं होगा। थर्ड है, यदि निम्न आयु पर अमूर्त सामग्री को प्रस्तुत किया जाए तो बच्चे अमूर्त तरीके से चिंतन करते हैं, ये भी नहीं होगा। उसके बाद है स्वनिर्देशित वाक्य सहयोग का निम्नतम स्तर है, तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट है, यही बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा 24 नंबर। इसमें बोला जा रहा है कि व्याख्या, अनुमान और नियंत्रण प्रकल्पना के लक्ष्य हैं, तो क्या है? तो यह एक पारंपरिक तर्कना है, या फिर आगमनात्मक है, या फिर निगमनात्मक है, या फिर वैज्ञानिक पद्धति है। तो यह जो है एक वैज्ञानिक पद्धति है ना। नेक्स्ट है 25 नंबर क्वेश्चन। बोला जा रहा है कि कक्षा 7 का शिक्षार्थी गणित में त्रुटियां करता है, एक शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे? तो क्या करेंगे? इसमें बोला जा रहा है कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट दिया हुआ है कि शिक्षार्थियों को सही उत्तर उपलब्ध कराएंगे, या फिर शिक्षार्थियों को कैलकुलेटर का प्रयोग करने की अनुमति देंगे, या फिर शिक्षार्थियों से कहेंगे कि वह विकल्पात्मक पद्धति का प्रयोग करें अथवा स्वयं त्रुटि का पता लगाने के लिए उसे दोबारा करें, या फिर शिक्षार्थियों को दिखाएं कि त्रुटि कहाँ थी और शिक्षार्थियों को उसे दोबारा करने के लिए कहेंगे। बिल्कुल नहीं, तो इसका ऑप्शन नंबर थर्ड जो है वह बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है 26 नंबर। इसमें बोला जा रहा है कि संवेगात्मक बुद्धि बहुबुद्धि सिद्धांत के किस क्षेत्र के साथ संबंधित हो सकती है? तो किसके संबंधित हो सकती है? तो यह जो है अंतर्वैयक्तिक हो सकती है, या फिर प्राकृतिक हो सकती है, या चक्षुष हो सकती है। तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27। इसमें बोला जा रहा है कि संवेग के मनोविज्ञान में निम्नलिखित में से किस तथ्य पर सबसे कम ध्यान दिया गया है? तो किस पे ध्यान दिया गया है सबसे कम? फर्स्ट ऑप्शन है कि संवेग विषयनिष्ठ भावना है और वह अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग होती है ना। या फिर सेकेंड ऑप्शन दिया हुआ है कि संवेग न केवल वैयक्तिक शिक्षार्थियों में बल्कि पूरी कक्षा में भी उत्पन्न होते हैं। उसके बाद है थर्ड ऑप्शन, संवेग उत्तेजना और संज्ञानात्मक व्याख्या के जटिल पैटर्न होते हैं। या फिर नेक्स्ट है संवेगात्मक प्रतिक्रिया में शारीरिक के साथ साथ मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रियाएं शामिल होती हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर सेकेंड जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यह संवेग न केवल वैयक्तिक शिक्षार्थियों में है बल्कि पूरी कक्षा में भी उत्पन्न होती है ना। तो इसका ऑप्शन नंबर सेकेंड जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है 28। इसमें बोला जा रहा है कि राजेश गणित की समस्या को हल करने के लिए पूरी तरह से संघर्ष करता रहा है। उसका आंतरिक बल जो उसे उस समस्या को पूरी तरह से हल करने के लिए विवश करता है के रूप में जाना जाता है। तो किस रूप में जाना जाएगा? उसका जो एबिलिटी है क्वेश्चन सॉल्व करने का, दृढ़ता है, तो उससे क्या माना जाएगा, है ना। तो यह जो है क्या होगा? प्रेरक होगा, या व्यक्तित्व विशेषक होगा, या फिर संवेग होगा, या फिर प्रत्यक्षण होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो करेक्ट हो जाएगा, या प्रेरक होगा, एक प्रेरणादायक होगा, ताकि बाकी स्टूडेंट्स भी एक
कि उसको सॉल्व करने की इच्छा तीव्र होती है और वे बेहतर कर पाते हैं। नेक्स्ट है, अभिप्रेरणा चक्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही कर्म है? तो कौन सा सही कर्म है? तो अभिप्रेरणा चक्र में जो है वो फर्स्ट में होता है उत्तेजना, तो ये तो नहीं होगा। ऑप्शन नंबर प्रबल प्रेरणा, आवश्यकता, उत्तेजना, लक्ष्य उन्मुखी व्यवहार, उपलब्धि और उत्तेजना में कमी। जी हाँ, तो इसका ऑप्शन नंबर सेकेंड जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि अभिप्रेरणा चक्र के यही जो है सीक्वेंस होते हैं, है ना। तो इसका ऑप्शन नंबर सेकेंड जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो ये थे हमारे आज के 30 CDP क्वेश्चंस। तो आई होप आपको ये पसंद आया होगा तो चैनल वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड बाकी अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।